ये डीपी यादव अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा में प्रयुक्त अवयव, जिसमें विभिन्न प्रकार के हम लोग अवयव जैसे रेजिस्टर है यानी प्रतिरोध, संधारित्र और कुंडली यानी प्रेरकत्व का हम लोगों ने प्रयोग किया। अब हम लोग आगे उससे चलते हैं। एक साथ जब कोई दो अवयव या एलिमेंट लगाकर किसी एसी परिपथ का निर्माण किया जाए तो उसमें कितनी धारा बहेगी, कितना पावर फैक्टर होगा, कौन अग्रगामी होगा, कौन पश्चगामी होगा, ये हम लोग देखते हैं। और प्लस इस पर आज न्यूमेरिकल भी अगर समय मिलेगा तो हम लोग न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो पहला हम लोग चलते हैं RL सीरीज सर्किट। पहला प्रत्यावर्ती धारा में प्रयुक्त अवयव। अब दो अवयव हम लोग ले रहे हैं। पहला ले रहे हैं आपका RL या कहेंगे प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व श्रेणी क्रम। जब इंग्लिश में चाहे शार्ट में लिख लें, R-L सीरीज सर्किट। जब बेटा हम लोग रेजिस्टेंस को और L यानी प्रेरकत्व को श्रेणी क्रम में जोड़कर कोई एसी परिपथ का निर्माण करें तो उसे हम लोग कहेंगे RL सीरीज सर्किट। आप लोगों को कल भी बताया गया कि हम लोग जो परिपथ बनाते हैं, एसी का परिपथ बनाते हैं, उसमें हम लोग तीन प्रकार के अवयव अथवा लोड डालते हैं। एक प्रतिरोध डालते हैं, दूसर का संधारित्र और तीसर का कुंडली, जिसे आप प्रेरकत्व कहते हैं। इन तीनों को भी डाल सकते हैं, किन्हीं दो को डाल सकते हैं, तीनों में से किन्हीं दो को श्रेणी में, किसी को समांतर में, ऐसे डालकर हम लोग विभिन्न प्रकार के एसी परिपथों का निर्माण करते हैं। तो आज हम लोग जो एसी परिपथ ले रहे हैं उसमें दो अवयव मिला रहे हैं, एक प्रतिरोध और एक प्रेरकत्व, और ये दोनों जुड़े हैं सीरीज में अथवा श्रेणी क्रम में। तो वो परिपथ बनेगा ऐसे। आपका परिपथ देख लीजिए, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ परिपथ यानी सर्किट। ये आपका परिपथ हो गया, ये हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गई आपकी कुंडली। और ये एसी से जुड़ गए। ये हो गया आपका परिपथ ऐसे। यहाँ से I एम्पियर की धारा मान लीजिए चलेगी। यहाँ प्रतिरोध R ओम हो गया और ये प्रेरकत्व L, इसका प्रतिघात हो जाएगा XL। XL बराबर 2 पाई FL ओम, जानते हैं आप लोग 2 पाई FL ओम होता है। ये हो गया वोल्टेज। श्रेणी क्रम में वोल्टेज का विभाजन हो जाता है। यहाँ तक का वोल्टेज हो गया VR मान लेते हैं, और इधर तक का वोल्टेज हो गया VL। और यहाँ से सप्लाई वोल्टेज भी दिया जा रहा है, V वोल्ट की यहाँ से आप सप्लाई डाल रहे हैं, जिससे I एम्पियर की धारा परिपथ में बह रही है। तो श्रेणी परिपथ में धारा सब में
एक ही बहती है और वोल्टेज का बंटवारा हो जाता है। यही हो गया RL सीरीज सर्किट। ये कौन सा हो गया? यही हो गया आपका RL सीरीज सर्किट। ये हो गया RL सीरीज सर्किट। अब अगर इनका हम सदिश आरेख बनावें तो यहाँ पर सदिश आरेख लिख देते हैं। सदिश आरेख ये हो गया आपका सदिश आरेख। अगर बनाया जाए बेटा तो सदिश आरेख देख लें। हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोध में वोल्टेज VR ये वाला और धारा I ये दोनों इन फेज होते हैं, अतः दोनों को एक ही लाइन से व्यक्त करेंगे। और कुंडली में वोल्टेज VL 90 अंश अग्रगामी होता है धारा से, या धारा 90 अंश पश्चगामी होती है। तो VL ऐसे हो जाएगा, ये हो गया आपका VL। यानी कुंडली पर वोल्टेज। क्लियर? श्रेणी परिपथ में क्या होता है? सीरीज की खासियत यही है कि सब में धारा एक ही बहेगी। I एम्पियर की इसमें भी बहेगी, इसमें भी बहेगी, कुंडली में भी बहेगी, लेकिन वोल्टेज V का बंटवारा हो जाएगा। ये कितना वोल्टेज रेजिस्टेंस लेगा ये हमें नहीं मालूम है, तो इसको जानने के लिए हम लोग यहाँ पर VR शब्द का प्रयोग करेंगे। R फॉर रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस का वोल्टेज, और VL यानी कुंडली अथवा प्रेरकत्व का वोल्टेज VL। ये बंटवारा हो जाएगा। सब अपने हिसाब से वोल्टेज V में से ले लेंगे। तो इसके एक्रॉस प्रतिरोध के एक्रॉस वोल्टेज VR वोल्ट है और इसके एक्रॉस वोल्टेज VL वोल्ट है। अब तो हम लोग जानते हैं, पहले प्रतिरोध की बात करते हैं। अगर सदिश आरेख, तो प्रतिरोध में आपने पढ़ा है कि धारा I और प्रतिरोध का वोल्टेज VR दोनों एक साथ अपना अधिकतम मान और न्यूनतम मान प्राप्त करते हैं, अतः दोनों इन फेज होते हैं। अतः दोनों को एक ही लाइन से, एक ही आरेख से व्यक्त किया जाएगा। अब आती है बात प्रेरकत्व की अथवा कुंडली की बेटा। तो हम लोग पढ़े हैं कि प्रेरकत्व में जो वोल्टेज होता है वह धारा से 90 अंश अग्रगामी होती है। चूँकि धारा I सबकी एक ही है, तो यही धारा I जो प्रतिरोध में बहेगी वही कुंडली में भी बहेगी। तो इस धारा से इसका वोल्टेज VL जो है 90 अंश अग्रगामी है, तो ये कोण आपका 90 अंश का बन गया। अब इसको हम लोग मिला दें ऐसे, तो सदिश आरेख ऐसे हम लोग एक बनाते हैं, ऐसे ये बन जाएगा, ये ऐसे। अब परिणामी जो है इसके विकर्ण से ऐसे मिला दें, तो ये हो गया हमारा परिणामी वोल्टेज V। ये आपका परिणामी वोल्टेज V हो गया। और V बराबर IZ होता है। V बराबर क्या होता है? IZ होता है। चलिए अभी बातें होंगी। और ये कोण जो है, अब कलांतर जो हो गया वो ये कोण हो गया फाई। अभी आपने पढ़ा कि परिणामी वोल्टेज और धारा के बीच में जो कोण बनता है उसे फेज डिफरेंस कहते हैं या कलांतर कहते हैं, और फाई से व्यक्त करते हैं। तो ये हो गया कोण फाई। अब परिणामी वोल्टेज ऐसे जा रहा है विकर्ण से। जहाँ भी हम लोग ग्राफ खींचते हैं, जैसे दो बल लग रहे हैं, एक बल जो है ऐसे क्षैतिज लग रहा है 10 kg का या 10 न्यूटन का ऐसे, और एक बल जो है 45 अंश पर या कुछ पर लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है, या 50 अंश पर या 60 अंश पर ऐसे लग रहा है।
ये ऐसे लग रहा है, ये है 5 न्यूटन का, तो इनका जो परिणामी होता है वो ऐसे होता है। एक हम लोग ऐसे बनाते हैं और इसके विकर्ण से ये हो गया रिजल्टेंट, यानी परिणामी ऐसे इसके विकर्ण से, तो ऐसे इसका भी परिणामी इसके विकर्ण से शो करेंगे। क्लियर हो गया। यदि दो बल 10 न्यूटन के और 5 न्यूटन के आपस में 60 अंश के कोण पर लग रहे हैं तो उनका टोटल बल कितना लगेगा, तो टोटल बल एक समांतर चतुर्भुज ऐसे बना देते हैं और उनके विकर्ण से व्यक्त करते हैं, और ये विकर्ण की जितनी लंबाई होती है उससे हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। अथवा आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, अगर इसे पी मान लें, इसे P मान लें, इसे Q मान लें, तो आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कास अल्फा से भी ज्ञात करते हैं। आर स्क्वायर बराबर परिणामी, ये परिणामी आर स्क्वायर बराबर होता है, P का मान यहाँ 10 दिया है तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कास अल्फा। ये इनके बीच का कोण, ये अल्फ़ा, ये 60 अंश यहाँ पर है तो वो अल्फ़ा का मान 60 अंश रखेंगे, तो इससे भी ज्ञात करते हैं। लेकिन चित्र में हम जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो ये है कि परिणामी जो है इनके विकर्ण से शो होता है। वैसे ही अब वोल्टेज VR यानी प्रतिरोध का वोल्टेज इधर की ओर जा रहा है और कुंडली का वोल्टेज इधर की ओर जा रहा है, ऊपर लंबवत जा रहा है, अतः इन दोनों वोल्टेजों का परिणामी वोल्टेज इनके विकर्ण से शो करेगा। तो ये V आपका हो गया परिणामी वोल्टेज कैपिटल V, जो यहाँ V सप्लाई दे रहे हैं वो V वोल्टेज ये है। और वो किससे है, इस आयत के अथवा चतुर्भुज के विकर्ण से व्यक्त किया जाएगा। अब परिणामी वोल्टेज V, ये कौन सा वोल्टेज है, परिणामी वोल्टेज है ये, और कुल धारा I है। इनके बीच में जो कोण बनता है उसी को हम लोग कहते हैं कलांतर अथवा फेज डिफरेंस, और उसे फाई से व्यक्त करते हैं। तो ये फाई से व्यक्त कर दिया गया, ये आपका सदिश आरेख बन गया। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब आपका कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर हो गया होगा कि ऐसा सदिश आरेख कैसे बना। आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं इनके ओमिक मान। पहला लिखते हैं ओमिक मान, फर्स्ट पॉइंट है ओमिक मान। तो प्रतिरोध का हो जाएगा, प्रतिरोध का हो जाएगा R ओम, और प्रेरकत्व का हो जाएगा XL बराबर 2πFL, या बेटा 2πF बराबर ओमेगा होता है तो या ओमेगा L ओम। ऐसे हो गए। दूसर का लिखते हैं वोल्टता पात। वोल्टता पात कितना वोल्टेज ये लेगा और कितना वोल्टेज ये लेगा तो हमें नहीं मालूम है, तो उसी को वोल्टता पात कहेंगे या वोल्टेज ड्रॉप इंग्लिश में कहेंगे। तो वोल्टता पात VR बराबर हो गया प्रतिरोध पर, प्रतिरोध का वोल्टता पात VR, V बराबर IR ओम के नियम से, तो I इसमें धारा बहेगी और R, तो VR बराबर हो गया IR वोल्ट, इतना हो गया। और ऐसे ही प्रेरकत्व पर, प्रेरकत्व पर वोल्टता पात है VL, तो यहाँ पर लिख दिया VL। VL बराबर हो जाएगा I गुणे XL, I गुणे XL
बोल्ट, ये हो गया। फिर तीसरी पॉइंट आ जाएगी परिणामी बोल्टता। बातें समझ में आ रही हैं? परिणामी बोल्टता, ओम का नियम कहता है V बराबर आई आर, तो यहाँ का वी आर का मान हम आपसे पूछेंगे कि वी आर का मान कितना होगा। तो धारा इसमें I बह रही है गुणे आर, तो वी आर बराबर हो गया आई आर ओम, आई आर वोल्ट। और ऐसे वी एल बराबर मैं पूछूं तो चूंकि श्रेणी में धारा सब में I बहेगी, तो I गुणे इसका प्रतिघात है एक्सएल, तो I गुणे एक्सएल वोल्ट। ये हो गया वोल्टता पात। अब परिणामी वोल्टता, तो सदिश आरेख से हम लोग देखें परिणामी वोल्टता, तो यहाँ से हम लोग देखें ये वाला अगर समकोण त्रिभुज ले लें तो ये लिखेंगे इस वाले समकोण त्रिभुज से, इस समकोण त्रिभुज को अगर ले लिया जाए तो इस समकोण त्रिभुज में आप देखें पाइथागोरस की प्रमेय से, तो लिखेंगे वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा वी आर का वर्ग, ये आधार जो है बेटा वी आर है, तो ये वी आर का वर्ग और प्लस ये लंब, तो ये लंब देखिए वी एल है और इधर भी ये इतना वी एल ही है, तो वी आर का वर्ग प्लस वी एल का वर्ग, ऐसे हो गए। अगली लाइन में v बराबर तब लिखेंगे, v बराबर हो जाएगा कर्णडी में ऐसे हो जाएगा, कर्णडी में फार्मूला बन गया वी आर का वर्ग प्लस वी एल का वर्ग, ऐसे ये फार्मूला बन गया, ऐसे ये हो गया आपका फार्मूला। अब इसे आपको याद करना होगा। इतना आ गया बोल्ट, अब हम लोग लिखेंगे प्रतिबाधा, प्रतिबाधा इंग्लिश में इम्पीडेंस। लिखिए बेटा परिपथ के कुल अवरोध, परिपथ के कुल अवरोध को परिपथ के कुल अवरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। इसे Z से व्यक्त करते हैं, Z से व्यक्त करते हैं तथा ओम में मापते हैं, तथा ओम में मापते हैं। तो इस तरह से प्रतिबाधा इम्पीडेंस जेड के बारे में आपको जानकारी हुई बेटा, ये परिभाषा के अनुसार। अब हम लोग इसी सूत्र से अगर चलें तो देखें हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं V बराबर, यही वाला फार्मूला उतार लें, V बराबर होता है कर्णडी में वी आर का वर्ग प्लस वी एल का वर्ग, ऐसे होता है, बराबर कर्णडी में वी आर का मान रख दें
वी आर बराबर देखें वी आर बराबर आई आर, यहाँ से भी देख लें वी आर बराबर आई आर बोल्ट होगा, तो वहाँ पर रख दें। तो लिखेंगे आई आर का वर्ग प्लस वी एल का लिख दें आई एक्स एल का वर्ग, ऐसे रख दें। अब अगली लाइन में लिख देंगे तो लिख देंगे v बराबर देखिए ना, ये v बराबर आई जेड आप लिख सकते हैं। v बराबर जैसे आई आर होता है वैसे ही कुल प्रतिबाधा यदि z है और कुल धारा I है। देखिए परिपथ में कुल धारा I बह रही है और परिपथ का कुल अवरोध कुल प्रतिबाधा जो है Z है, तो कुल वोल्टेज V बराबर होगा आई आर से, ओम के नियम से V बराबर आई आर। तब यहाँ पर R नहीं है बल्कि कुल प्रतिबाधा Z है, तो हो जाएगा V बराबर आई जेड। तो आप चाहें तो यहाँ पर आई जेड भी V के जगह पर रख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आई जेड रख दें, V के जगह पर आई जेड रख दें, ऐसे आई जेड बराबर, तो यहाँ से आई स्क्वायर और आई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो करड़ी से बाहर आई आ जाएगा और करड़ी में हो जाएगा फिर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। देखिए आर से आर कैंसिल हो गया, इस तरह से हो जाएगा जेड बराबर, इस तरह से हो जाएगा जेड बराबर, आ गया फार्मूला आपका जेड बराबर करड़ी में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला बन गया। अब इसे हमें याद रखना है। परिपथ का कुल अवरोध इतना ओम आ गया, परिपथ के कुल अवरोध का मान आ गया जेड बराबर करड़ी में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। अब इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे परिपथ की कुल धारा। अगली पॉइंट हमारी हो जाएगी बेटा चौथी पॉइंट, या जो भी आपकी अगली पॉइंट होगी, जो भी चौथी हो या पांचवी हो, जो भी हो देख लीजिएगा। अगली पॉइंट हो जाएगी परिपथ धारा। परिपथ में कितनी धारा बह रही है, तो धारा आई। तो अभी आपने पढ़ा V बराबर आई जेड, इसलिए I बराबर V बाई जेड। इतना एम्पियर आ जाएगा। तो ये भी फार्मूला हो गया, I बराबर V बाई जेड से परिपथ की कुल धारा ज्ञात कर लेंगे। अब लिखेंगे शक्ति गुणक, पावर फैक्टर या शक्ति गुणक। शक्ति गुणक पावर फैक्टर, तो इसी का कास ले लेंगे। धारा और वोल्टेज के बीच में जो कलांतर फाई होता है उसका कास ले लिया जाए तो उसी को पावर फैक्टर कहते हैं। तो शक्ति गुणक बराबर हो गया बेटा कास फाई, और कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार है वी आर और कर्ण है वी, तो लिख लें आधार बटे कर्ण कास फाई बराबर आधार बटे कर्ण बराबर हो गया आधार जो है वी आर बटे कर्ण वी, बराबर हो गया वी आर बराबर है
आई आर, और V बराबर है आई जेड। तो यहाँ पर लिख दें आई जेड, आई से आई कैंसिल हो गया, बराबर R बाई जेड। ये फार्मूला आपको याद रखना है। कास फाई बराबर हो गया, अब पावर फैक्टर बराबर हो गया R बाई जेड। ये याद रखना है, R बाई जेड हो गया। यानी यदि प्रतिरोध में कुल प्रतिबाधा Z से भाग दे दें तब भी पावर फैक्टर ज्ञात हो जाएगा। यदि कास फाई का मान नहीं भी ज्ञात है, इस फाई का मान कि भाई धारा और वोल्टेज, कुल वोल्टेज और कुल धारा में कलांतर कितना है, तो भी आप केवल R और Z का मान मालूम है तो R में Z से भाग दे देंगे तो पावर फैक्टर ज्ञात हो जाएगा, कास फाई का मान ज्ञात हो जाएगा। अब हो जाएगा, अगला हो जाएगा प्रतिघाती शक्ति गुणक। प्रतिघाती गुणक या शक्ति गुणक जो भी कहिए, प्रतिघाती गुणक खाली लिखिए। इसे कहते हैं साइन फाई, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब है VL और कर्ण है V, तो हो गया VL बटे V। देख लें, VL बराबर है आई एक्सएल बटे V बराबर आई जेड बराबर XL बटे जेड। ऐसे प्रतिघाती गुणक हो गया। अब अगला हो जाएगा सक्रिय शक्ति या प्रभावी शक्ति। P बराबर VI, V का भी मान ज्ञात किए, I का भी मान ज्ञात किए, VI कास फाई वाट, ये हो गया VI कास फाई वाट। अगला हो जाएगा प्रतिघाती शक्ति। प्रतिघाती शक्ति रिएक्टिव पावर जिसे कहते हैं PR बराबर हो जाएगा VI साइन फाई, ये हो जाएगा KVR या VAR वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ऐसे हो जाएगा, या KVAR जो भी कहिए, चाहे जिसमें। आभासी शक्ति
P बराबर VI वोल्ट एम्पियर में या केवीए में, शक्तिहान बराबर I²R वाट में आएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें इस परिपथ में वोल्टता धारा से फाई अंश या फाई अंश अग्रगामी है। तो इस RL सीरीज सर्किट में अगली पॉइंट लिख लें, इस परिपथ में परिणामी वोल्टता भी धारा I से फाई कोण अग्रगामी है, अग्रगामी होता है। ये ऊपर की ओर है तो अग्रगामी, अगर नीचे की ओर रहता तो पश्चगामी। परिणामी वोल्टेज ये भी जो है वह मेन धारा जो I है इससे जो है अग्रगामी है, कितना फाई अंश अग्रगामी है। तो वही लिखा गया है, धारा I से फाई कोण अग्रगामी होता है। अगली पॉइंट लिख लें इसी में, जहाँ कलांतर फाई का मान शून्य से अधिक दिख रहा भाई, शून्य से अधिक व 90 अंश से कम होता है। अतः ये हो गया 12वां पॉइंट। अगर 13वां आप पॉइंट लिखें, चलिए। तो धारा समीकरण I बराबर I मैक्स साइन ओमेगा टी, तब वोल्टता समीकरण V बराबर V मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाई ऐसे होगा। इससे पता चलेगा कि जो परिणामी वोल्टता है परिणामी वोल्टता भी जो है
धारा से फाई अंश अग्रगामी चल रही है, जहाँ पर फाई अंश का मान या फाई का मान जो है वो 0 अंश से अधिक है और 90 अंश से कम। तो इस तरह से यहाँ तक ये टॉपिक समाप्त होती है। इस तरह से ये टॉपिक यहाँ की पूरा आप समाप्त होता है। थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी देख लें। चलिए बेटा, हम लोग न्यूमेरिकल ना देखकर अभी दूसरा परिपथ एक और हम लोग ले लेते हैं, आरसी सीरीज सर्किट, यानी रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध एवं संधारित्र श्रेणी क्रम में जब लगाकर कोई एसी परिपथ बनाया जाए तो ये आपका यहाँ पर आरसी सीरीज सर्किट हो गई। ये जो है आपका प्रतिरोध हो गया और इधर हम जो है यहाँ पर अब जहाँ पर कुंडली थी यहाँ पर अब हम संधारित्र जोड़ देते हैं। ऐसे ये आपका जुड़ गया संधारित्र, ये आपका जुड़ गया संधारित्र, श्रेणी क्रम में जुड़ गया। संधारित्र जुड़ गया बेटा श्रेणी क्रम में। यही है संधारित्र का प्रतिघात XC बराबर 1/2 पाई FC ओम होता है, तो वो लिख दिया गया है। देख लीजिए XC बराबर ये कितना अवरोध उत्पन्न करेगा XC, और XC बराबर होता है 1/2 पाई FC। क्योंकि AC जो है वेव फॉर्म में चलती है, इसी में जो है फ्रीक्वेंसी होती है। DC की फ्रीक्वेंसी तो 0 है, DC में कोई आवृत्ति नहीं है, अतः DC की फ्रीक्वेंसी 0 है, अतः DC कोई प्रतिघात DC पर संधारित्र या कुंडली कोई प्रतिघात उत्पन्न नहीं करेगी। अब इनका अगर हम लोग सदिश आरेख बनावें तो पहले हम लोग प्रतिरोध की बात करते हैं। तो प्रतिरोध में हम लोग जानते हैं कि धारा और वोल्टता इन फेज होते हैं, अतः दोनों को एक ही सदिश आरेख से व्यक्त करेंगे। तो ऐसे हमने जो है ये एक ही सदिश आरेख से एक ही रेखा से, ये हो गया आपका VR यानी रेजिस्टेंस की वोल्टता, और ये हो गई कुल धारा I। श्रेणी क्रम में सब में धारा I एक ही बहेगी, धारा I एक ही सब में बहेगी, तो ऐसे सब में बह रही है। अब हम लोग जो है संधारित्र के वोल्टता VC की बात करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि संधारित्र में धारा जो है वो 90 अंश अग्रगामी होती है, अथवा कोई लड़का कह सकता है, तो धारा चूँकि इससे श्रेणी क्रम में सब में एक ही बहती है, तो धारा को इस लाइन से हम लोगों ने डिनोट कर दिया। अतः अब धारा संधारित्र की भी धारा यही है और वोल्टता इससे 90 अंश पश्चगामी होगी। तो वोल्टता VC जो है नीचे की ओर आ जाएगी ऐसे, ये हो गई आपकी VC, वोल्टता VC हो गई। अब इनका हम लोग एक सदिश आरेख ऐसे कंप्लीट करें, ऐसे ऐसे कंप्लीट करें ऐसे, तो ये देखिए इसके विकर्ण से इसको मिलावें तो ये हो जाएगा परिणामी वोल्टेज V। ये कौन सा वोल्टेज हो जाएगा? परिणामी वोल्टेज V का मान हो जाएगा। ये हो गया परिणामी वोल्टेज V, और V बराबर IZ होता है, सभी लोग जानते हैं V बराबर IZ होता है, और ये कोण हो गया अब फाई। संधारित्र की हम लोग बात कर लिए, देख लिए, ये हो गया आपका सदिश आरेख। कैसे बना? हम लोग जानते हैं कि इस I को चाहे इधर लिख देते हैं, यहाँ पर I लिख देते हैं। हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोध में वोल्टता VR उसका और धारा इन फेज होते हैं, तो दोनों को एक ही लाइन से व्यक्त करेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं संधारित्र में। संधारित्र में हम लोग कहते हैं धारा 90 अंश अग्रगामी होती है, अथवा कोई लड़का कह सकता है कि धारा से वोल्टता 90 अंश पश्चगामी होती है। तो संधारित्र की वोल्टता VC है, तो VC धारा I से, धारा इधर की ओर जा रही है, उससे 90 अंश नीचे की ओर पश्चगामी,
क्योंकि हम लोग ग्राफ में बेटा ऑलरेडी ऐसे ग्राफ जब खींचते हैं, ऐसे ग्राफ खींचते हैं तो ऊपर धन होता है, नीचे ऋण होता है। तो ऊपर खींच देंगे तो अग्रगामी हो जाएगा और नीचे माइनस होता है, नीचे की ओर VC इसके वोल्टता को खींचेंगे तो वो पश्चगामी हो जाएगा। तो 90 अंश पश्चगामी हो गया। क्लियर हो गया। अब परिणामी वोल्टता V और परिणामी धारा I के बीच जो कोण बनता है उसी को फेज डिफरेंस अथवा कलांतर कहते हैं और उसी को फाई से डिनोट करते हैं। तो ये कोण बन गया फाई और इसी को हम कहेंगे फेज डिफरेंस अथवा कलांतर। इसका यदि कास ले लें तो इसी को हम पावर फैक्टर कहते हैं। तो हो गया कास फाई, वही हो जाएगा पावर फैक्टर। और कास फाई बराबर, तो कास थीटा बराबर आपको बताया गया है कि आधार बटे कर्ण होता है। तो कास फाई बराबर भी आधार बटे कर्ण कर देंगे तो पावर फैक्टर हमें ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह से RC सीरीज सर्किट ये आपका परिपथ बन गया और ये उसका सदिश आरेख है, ये वाला सदिश आरेख है। अब हम लोग एक एक करके इसमें चलते हैं। इसमें पहली पॉइंट लेते हैं, पहली पॉइंट लेते हैं ओमिक मान। ओमिक मान हो गया प्रतिरोध का, या लिख देते हैं प्रतिरोध का मान हो गया R ओम और संधारित्र का हो गया XC बराबर 1/2 पाई FC बराबर हो गया 1/ओमेगा C ओम। इतना कुछ भी लिख सकते हैं। कोणीय वेग ओमेगा बराबर 2 पाई F होता है, तो 2 पाई F के जगह पे ये भी लिख सकते हैं। अगला पॉइंट लिख लें वोल्टता पात। वोल्टता पात बेटा कौन कितना वोल्टेज लेगा उसे कहेंगे वोल्टता पात। तो ये ले रहा है VR और ये ले रहा है VC, तो लिखेंगे VR बराबर हो जाएगा IR वोल्ट। ऐसे ही VC बराबर हो जाएगा IXC वोल्ट। देख लें XC बराबर ये लिखाया गया है। तीसरा लिख लें परिणामी वोल्टता। परिणामी वोल्टता बेटा, तो यहाँ से हम लोग सदिश आरेख से देखेंगे, लिख लें आगे लिख लें चाहे अपनी जानकारी के लिए। परिणामी वोल्टता सदिश आरेख से लेंगे, लिख लें सदिश आरेख से। तो सदिश आरेख में क्या कह रहा है परिणामी वोल्टता के लिए, तो ये अगर ये वाला हम लोग समकोण त्रिभुज ये वाला ले लें, ये वाला समकोण त्रिभुज ले लें, तो लिखेंगे पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे तो लिखेंगे ये कुल वोल्टता V² बराबर हो जाएगा आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो आधार है VR का वर्ग और लंब इतना ये VC है, तो इधर वाला भी VC हो गया। कोण के सामने की भुजा ये लंब होती है जो कोण लेते हैं बेटा, और ये आधार हो गया और ये वाला आपका कर्ण हो गया। तो इस तरह से सदिश आरेख से हो गया। यहाँ से समकोण त्रिभुज अगर ले लें तो हो जाएगा V² बराबर हो जाएगा VR का वर्ग प्लस VC का वर्ग। ये इतना बेटा VC है तो ये भी इतना VC हो जाएगा, तो लिख देंगे VC का वर्ग।
ये हो गया आपका ऐसे, या इसी को फिर लिखेंगे भी बराबर तब हो जाएगा करड़ी में वी आर का वर्ग प्लस वी सी का वर्ग, इतना वोल्ट आ जाएगा। ये सूत्र आ गया। अब इसे आपको याद करना होगा, मैंने पूरा डिराइव करा दिया, अब आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगला हो गया प्रतिबाधा। परिपथ की प्रतिबाधा की परिभाषा आपको अभी बताई गई है। प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस Z, तो Z के लिए यही फार्मूला लिख लें V बराबर करड़ी में वी आर का वर्ग प्लस वी सी का वर्ग से, इसी सूत्र से बेटा, तो लिखेंगे V बराबर आई जेड भी होता है, V बराबर आई जेड, देखिए यहाँ लिखा आई जेड अथवा V लिखा है, तो लिख दें V के जगह पर आई जेड लिख सकते हैं। तो आई जेड बराबर करड़ी में वी आर का मान लिखेंगे आई आर का होल स्क्वायर प्लस आई एक्सी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लेंगे। देख लीजिए वी आर बराबर आई आर, तो वी आर के जगह पर ये आई आर रख देंगे, और वी सी बराबर है आई एक्सी, तो वी सी का वर्ग है तो आई एक्सी का वर्ग। आपसे पूछूं मैं कि वी सी का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे इसमें धारा आई बह रही है, सब में धारा श्रेणी में धारा एक ही बहेगी, तो आई बह रही है, और इसका अवरोध जो है या कै ओम है, तो उससे V बराबर आई आर वाले से गुणा करेंगे। ओम का नियम कहता है V बराबर आई आर, तो ऐसे हम पूछें वी सी बराबर, तो आप कहेंगे आई गुणे एक्सी, आर का मान एक्सी है। ऐसे ही मैं कहूँ कि वी आर का मान कितना होगा, या रेजिस्टेंस कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, अथवा रेजिस्टेंस कितना वोल्टेज खा रहा है, अथवा रेजिस्टेंस के एकरास कितना वोल्टेज है, अथवा रेजिस्टेंस कितना वोल्टेज ले रहा है, तो वो वोल्टेज हमें नहीं मालूम है, तो वो ले रहा है, मान लिया कि वी आर, आर फॉर रेजिस्टेंस, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसी ओम के नियम से V बराबर आई आर से, तो इसमें धारा I बह रही है और इसका प्रतिरोध R है, तो वी आर बराबर हो जाएगा, वी आर बराबर आई आर हो जाएगा। ऐसे ही हो जाएगा वी सी बराबर तब कितना हो जाएगा, चूँकि धारा एक ही बह रही है, तो आप कहेंगे I, और गुणे इसका प्रतिरोध है एक्सी, आई गुणे एक्सी, इतना वोल्ट हो जाएगा। तो वही सारी बातें यहाँ पर भी लिखी जा रही हैं। अब क्लियर हो गया होगा, और ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब आई वहीं बाहर आ जाएगा अगली लाइन में, या ऐसे लिख देते हैं, या आई जेड बराबर हो गया, इसी बात को आगे लिख देते हैं, आई जेड बराबर हो गया, या इसी के नीचे लिख देते हैं, आपको दिक्कत ना हो। तो आई जेड बराबर, यहाँ आई स्क्वायर का आई बाहर लेंगे करड़ी से, तो करड़ी से बाहर आ जाएगा आई, और करड़ी में आ जाएगा तब आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। आई से आई कैंसिल हो गया, इसलिए जेड बराबर हो गया करड़ी में आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। अभी आपको याद होना चाहिए कि परिपथ का कुल अवरोध या कुल प्रतिबाधा जेड का ये फार्मूला हो गया, इतना ओम, ये मान हो गया। अब लिखेंगे परिपथ की कुल धारा। अगला मान हम लोग लिखते हैं परिपथ की कुल धारा। जो भी होगा आप चौथा लिख लें। धारा I बराबर V बाई जेड, जेड अभी आपने ज्ञात किया, V भी आपने ज्ञात किया,
इतना एम्पियर। ये फार्मूला हो गया। अगला हो गया शक्ति गुणक या पावर फैक्टर। cos फाई बराबर आधार बटे कर्ण सदिश आरेख से लेंगे तो आधार जो है आपका वी आर है और बटे कर्ण भी, तो लिख लें वी आर बटे वी बराबर वी आर बराबर आई आर, अभी आपने पढ़ा, और इस वी बराबर आई जेड। वी बराबर क्या होता है? आई जेड लिखा है, वी बराबर आई जेड होता है। आई से आई कट गया, बराबर आर बाई जेड इतना है। तो पावर फैक्टर कास फाई बराबर, अब आपको याद होना चाहिए, कास फाई बराबर आर बाई जेड। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका भी मान जो है 0 से 1 के बीच में वेरी करता है। छठा हो गया रिएक्टिव फैक्टर। इसे कहेंगे प्रतिघाती गुणक। प्रतिघाती गुणक ये होता है साइन फाई, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण इसी सदिश आरेख से, तो लंब है वी सी बटे कर्ण है वी, वी सी बराबर आई एक्स सी और बटे आई जेड बराबर एक्स सी बटे जेड। ये याद कर लें। अब लिखेंगे प्रभावी शक्ति P बराबर वी आई कास फाई वाट। अगला लिखेंगे प्रतिघाती शक्ति बराबर वी आई साइन फाई के वी ए आर। ये के वी ए आर में आएगा, इसको वाट में नहीं मापेंगे। किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव क्या पढ़ेंगे? के वी ए आर पढ़ेंगे, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। रिएक्टिव लिखा ना, प्रतिघाती है। ये देखिए ना, रिएक्टिव लिखा है, रिएक्टिव फैक्टर। तो रिएक्टिव फैक्टर साइन फाई से जब गुणा करेंगे तो वाट में नहीं आएगा, बल्कि आएगा के वी आर में अथवा वी ए आर में आएगा, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में आएगा। अगला है अगला लिख लेते हैं आभासी शक्ति। वी आई वी ए में, वोल्ट एम्पियर में, किस में? वोल्ट एम्पियर में, या के में किलो वोल्ट एम्पियर में। के वी ए या वी ए में।
अगला है शक्तिलास, शक्तिहान बराबर I²R, ये आ जाएगा वाट में। किस में आ जाएगा? वाट। आगे लिख लें, अतः RC सीरीज सर्किट में वोल्टता भी कामा धारा I से फाई अंश वोल्टता भी धारा I से फाई अंश पश्चगामी वोल्टेज भी धारा I से फाई अंश पश्चगामी होता है। अगला जो है 12वां लिख लें, यदि धारा समीकरण I बराबर I मैक्स साइन ओमेगा टी हो, तब V बराबर V मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस फाई होगा। इस तरह से आज के वीडियो में RL सीरीज सर्किट और RC सीरीज सर्किट से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, पावर फैक्टर कितना होगा, परिणामी वोल्टता का मान कितना होगा, धारा कितना होगा, इम्पीडेंस कितना होगा, कौन आगे चलेगा कौन पीछे चलेगा, ये सारी बातें हो गई। अब हम लोग अगले वीडियो में इससे आगे चलेंगे और कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।